Hello student, I am Rakesh Vachar, Director of Sahil Commerce Faculty. This is my first video. Chapter is Theory Base of Accounting. बेटा ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अभी क्लास 11th में है, लेकिन ये 12th के बाद तुम कोई भी फर्दर स्टडी करोगे, चाहे बेटा आप बीकॉम करो, चाहे बीबीए करो, चाहे एमबीए करो, चाहे सीए फाउंडेशन करो, ये पॉसिबल ही नहीं कि ये चैप्टर ना थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बोर्ड में सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है बोल्ड करके कैपिटल में GAAP, इसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। बेटा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अकाउंट्स इज आर्ट एंड साइंस। बेटा अकाउंट्स आर्ट इसलिए थी कि जब हम किसी स्किल के बेस पर जो वर्क करते हैं उसको आर्ट कहते हैं, क्योंकि बिना अकाउंट्स के सीखे तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला था अकाउंट साइंस इसलिए कि जो साइंस होता है वो किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो इसी तरह से साइंस भी प्रिंसिपल बेस्ड है, तो इसलिए अकाउंट साइंस भी है। अब बेटा एक बच्चा कह रहा है कि अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स क्यों हैं। बेटा देखो प्रिंसिपल्स ना हो तो हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी से अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। अब सब अपनी मर्जी से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद जब हम गवर्नमेंट में टैक्स जमा कराने जाएंगे तो अब टैक्स जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं आएगा, गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटी को ये समझ ही नहीं आएगा अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करें। वो अकाउंट सिर्फ उसी को समझ आएंगे जो उसने प्रिपेयर करे हैं, यानी कि अकाउंटेंट, बाकी किसी को उसके अकाउंट समझ नहीं आएंगे। तो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल से क्या होता है कि जो अकाउंट्स है वो यूनिफॉर्म नेचर के हो जाते हैं, जिससे कि सब के अकाउंट्स एक जैसे हो जाते हैं। यूनिफॉर्म होने से तुम किसी के भी अकाउंट्स को ईजिली समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको। तो अब जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। देखो ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग अजम्पशंस है, इसको कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है और एक का कन्वेंशन। पहले मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसे हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। दोबारा सुन लो बच्चों, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। बेटा ये इसका ये मतलब होता है कि अकाउंट्स में जिन चीज़ों को तुम्हें कंसीडर करना ही करना है। फॉर एग्जांपल अब जैसे देखो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वो तो पॉसिबल है। तो इसी तरह से ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है, बिना इसके अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो सकते। मतलब हर अकाउंटेंट को इन चीज़ों को कंसिडर करना ही करना पड़ेगा, तो उसे अकाउंटिंग अजम्पशंस कहते हैं। तो पहला अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग जैसे इंग्लिश का मतलब है जा रहा है, चल रहा है। अब कंसर्न का मतलब होता है बेटा एंटिटी। बेटा बिजनेस कह लो, एंटिटी कह दो, कंसर्न कह दो, एक ही बात है। जैसे जो कंपनीज के नाम ले लो, साहिल कॉमर्स फैकल्टी, टाटा, वोडाफोन, ये सब एंटिटी हैं, ये सारी कंसर्न है, ये कंपनीज है। तो किसी भी फर्म का नाम या कंपनी का जो नाम होता है उसको कंसर्न कहता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का ये मतलब है कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बिज़नेस ये सोच के स्टार्ट करते हैं वो कॉन्टीन्यूटी में इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो कॉन्टिन्यू फॉर इनडेफिनिट या फोरसीएबल पीरियड। देखो मैंने वर्ड यूज़ किया इनडेफिनिट या फोरसीएबल। बेटा फोरसीएबल का मतलब है फ्यूचर में जिसको तुम देख नहीं सकते, मतलब कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता। तो दैट इज बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट या फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम। देखो सबसे ऊपर मैंने लिखा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर ब्रैकेट में लिखा है कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट या फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी जगह पर किसी भी प्रिंसिपल में ये नहीं लिखा कि अकाउंटिंग पीरियड का इनडेफिनिट या फोरसीएबल पीरियड कितना है, कोई पता नहीं पीरियड कितना है जिसको हम देख ही नहीं सकते, मतलब बिजनेस चलता जाएगा। तो ऑब्वियस है इसी इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हमने बेसिक टर्म्स में ये सीखा था कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले जो हम अर्न करते हैं उसको होता है रेवेन्यू। याद करो रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी अर्निंग। मैंने कहा था जिस चीज़ में तुम बिजनेस करते हो और सेल करना या तुम सर्विसेज प्रोवाइडर और सर्विसेज से जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू कहते हैं।
फिर उसके बाद तुम रेवेन्यू में से पहले रूटीन एक्सपेंस माइनस करते थे, जिससे हम रूटीन एक्सपेंस याद है जिससे हम कहते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि कोई भी तुम बिजनेस चलाते हो, शॉप का रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जो सैलरी दोगे, जिसका बेनिफिट 1 ईयर तक होता है। तो पहले तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते थे, उसके बाद दोबारा सुन लेना, फिर तुमने फर्नीचर और AC खरीदे 1 लाख। तो अब क्या होता था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पूरे का पूरा माइनस करते थे। जो तुम एसेट खरीदते थे, जैसे तुमने AC खरीदा, फर्नीचर खरीदा, उसे हम कहते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा पार्ट माइनस नहीं होता, उसमें हम एस्टिमेशन ले लेते हैं उसकी कितनी लाइफ है। सपोज को हमने एस्टिमेशन करा कि उसकी लाइफ 5 ईयर है, तो 1 लाख टोटल कॉस्ट है, 5 से डिवाइड करो तो ये आ गया 20,000। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा माइनस करेंगे और उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट माइनस करेंगे, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो पहले हम माइनस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल अमाउंट, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट माइनस करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन। ये हमारा इनकम या प्रॉफिट आ जाता था। याद आ गया? अब सुनते थे ना, पहले ना हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं जा रहे, पहले पता तो लगे ना गोइंग कंसर्न है क्या। अब बच्चा कहता है सर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब पूरे माइनस करे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे माइनस क्यों नहीं करा, उसका एक पार्ट क्यों माइनस करा। सुनना इसका रीज़न में क्या है। इसका ये रीज़न है कि हमारे जो एसेट्स है वो कई सालों तक यूज़ होंगे। AC और फर्नीचर कई सालों तक यूज़ होने हैं, हाँ, और बिजनेस भी कई सालों तक चलेगा, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। यदि बिजनेस 1 साल के लिए होता, ध्यान देना 1 ईयर के लिए होता, तो फिर हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश ना करेंगे, पूरे का पूरा माइनस कर दें। तो कितनी आसान सी बात है। तो बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिन एक्सपेंस का बेनिफिट 1 ईयर के लिए मिलता है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो पूरे का पूरा माइनस होगा। जिस एक्सपेंस के बेनिफिट कई सालों तक मिलते हैं यानी कि एसेट्स, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता है, वो पूरा माइनस नहीं करता। बेटा ये है अकाउंटिंग अजम्पशन का पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो पहले तुमने ये लिखना है कि कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट या फोरसेबल पीरियड ऑफ टाइम। फिर आगे तुमने देखो लिखा है नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। किसी भी बिजनेसमैन की बिजनेस को फ्यूचर में क्लोज करने का कोई रीज़न नहीं होता, क्लोज करना नहीं चाहेगा, कोई उसकी इंटेंशन नहीं होती। फिर तुमने लिखना है कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर तुम लिखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 ईयर तक मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। फिर आगे तुमने लिखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का हर साल एक पार्ट चार्ज करेंगे जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज इन अ सिस्टमैटिक वे। फिर एक बात और, यदि मान लो तुम्हारी लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो गई तो अब तुम गोइंग कंसर्न में नहीं आते, अब नॉट गोइंग है, मतलब कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहले ये लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस शैल continue for indefinite period and there is no intention to close the business। पहले ये लिखना कि बिजनेस क्लोज करने के बारे कोई इंटेंशन नहीं है। फिर तुमने अगले स्टेप में लिखना एक्सपेंस के 2 पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर तुमने ये लिखना है कि यदि बिजनेस हमारा 1 ईयर के लिए होता तो हम दोनों में ये डिस्टिंग्विश ना करते, पूरे के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते। फिर तुम लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट चार्ज किया जाता है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आराम से सुनोगे। मुझे उम्मीद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसके लिए जितने मर्जी कंफ्यूजिंग हो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगली चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब तुम्हें बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी चेंज में चेंज ना लाना। तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली ना जब आया उसने बताई होगा 1000 रन, 2000 रन, 3000 रन, 4000 रन बड़ी जल्दी बना दिए। खुल के खेलता था, स्ट्रोक लेता था। उसके बाद क्या उसने ना अपना पैटर्न चेंज करा, थोड़ा बैटिंग का पैटर्न चेंज करा, मतलब स्ट्रोक की बजाय वो थोड़ा स्लो हो गया। जैसे स्लो हुआ उसकी बैटिंग एकदम ख़राब हो गई। तो अब उसने क्या करा, अपने मेथड को चेंज कर दिया। अब मेथड को चेंज नहीं करना वो कंसिस्टेंसी। जिस मेथड से तुम हर साल मार्क्स ले रहे हो उसी पैटर्न से पढ़ो। अब तुम पैटर्न बदल दो, खेलने का तरीका बदल दो। अब तुम्हारी मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बताइए कि पैटर्न से अचानक उन्होंने यूट्यूब में देख लिया खाना बनाने का नया तरीका, उन्होंने उस तरह से खाना बना लिया, वो खाना बिल्कुल बेकार था। अब क्या था, उन्होंने अपना मेथड बदल दिया। कितनी आसान सी बात बता दी। कंसिस्टेंसी मतलब मेथड को चेंज मत करो।
बात ही खत्म। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है कंसिस्टेंसी का। तुम्हारी मम्मी एक ही मेथड से खाना बना रही, बहुत अच्छा खाना बनाती, जैसे उन्होंने मेथड बदल दिया खाना बनाने का तो भैया मेथड चेंज, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब क्या होता है, क्योंकि अकाउंट्स में ना जब हम अकाउंट्स करते हैं इसमें क्या होता है कि जगह जगह ना कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। अब अल्टरनेटिव मेथड्स होने से तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हो, किसी को भी कर लो, लेकिन एक बार जो मेथड तुमने चूज कर लिया ना, उस मेथड को ईयर बाय ईयर तुम्हें चेंज नहीं करना। अब बच्चा कहता है सर क्यों चेंज नहीं करना, इसका रीज़न सुनो। अब 3-4 साल तुम्हारा मेथड अलग था, बाद में तुमने बुक्स रिकॉर्ड करने का मेथड ही बदल दिया। अब मेथड बदल दिया, जो इन्वेस्टर्स थे पहले तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब पहले वो तुम्हारी बुक्स को अंडरस्टैंड करते थे, बार बार मेथड चेंज होने से वो अब तुम्हारी बुक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा सिस्टम। ठीक है ना। तो पहला सबसे प्रॉब्लम है कि यूज़र तुम्हारे अकाउंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कंपेयर, हर फाइनेंस जो भी कंपनीज होती हैं वो 1 ईयर टू अनदर ईयर अपनी बुक्स को कंपेयर करती है। कंपेरेबल मतलब प्रीवियस ईयर से अपनी बुक्स को कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर कहाँ से करोगे, पिछले साल कोई और मेथड, इस साल कोई और मेथड, सत्यानाश। अब मेथड तुम चेंज करोगे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और हर 2-3 साल बाद मेथड चेंज होता जा रहा है। अकाउंटेंट पागल है, हर बार मेथड बदल देता है। अब क्या हुआ, वो जॉब छोड़ के चला गया। अब अगला अकाउंटेंट समझ नहीं पाएगा कौन सा मेथड अडॉप्ट करो, तो अपने तरीके से कोई भी मेथड ले लेगा। तो उससे क्या होगा, बुक्स हमारी अनबायस नहीं हो पाएंगी, बायस हो जाएंगी, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से काम चला रहा है। तो इससे बढ़िया कंसिस्टेंसी का। अब हम आएंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। पहले तुम्हें अच्छे से मैंने कंसिस्टेंसी का मतलब बता दिया कि अपने मेथड को चेंज नहीं करना। जो मेथड तुमने एक बार यूज करा वो मेथड ईयर बाय ईयर सेम रहना चाहिए। तो देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ अजम्पशन, सिमिलर पॉलिसीज टू बी यूज्ड। कितना सिंपल वर्ड है, सिमिलर पॉलिसीज टू बी यूज्ड, मतलब जो पॉलिसीज तुम यूज करते हो हमेशा वही रहनी चाहिए। आगे मैंने लिखा है सामने देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज वंस सिलेक्टेड, एक बार जो पॉलिसीज तुमने सेलेक्ट कर ली एंड अडॉप्टेड, अडॉप्ट हो गई, शुड बी यूज्ड या अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली उसको अडॉप्ट करना है। तो पहले ये लिखना है, फिर तुम लिखोगे कंसिस्टेंसी का ये बेनिफिट है कि जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो तुम्हारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन 1 ईयर टू अनदर, कंपैरिजन होना आसान हो जाएगा। एलिमिनेट द पर्सनल बायस, पर्सनल बायस एलिमिनेट हो जाएंगे। अकाउंटेंट एक ही मेथड चलता जाएगा, अकाउंटेंट आएगा तो उसको पुराने मेथड को ही पकड़ना, उसको अपने कोई भी एक्सपीरियंस या अपने कोई भी पर्सनल बायस उसको लेने की जरूरत है, पर्सनल जजमेंट उसको लेने की जरूरत नहीं, उसी का अकॉर्डिंग वो बुक्स बनाता चला जाएगा। अब जैसे देखो, अकाउंट्स डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे एक देखो, हमारी मशीन थी 2 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10%। जब भी मैं बता रहा हूँ वीडियो देखते ना, साथ ये बोर्ड जरूर देखा करो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ उसी से क्लियर होता है। कोशिश करो ये नोट कर लिया करो। देखो, 2 मेथड होते थे डेप्रिसिएशन के, एक होता था स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बोलते हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसे कहते हैं WDV। देखो, 2 लाख की हमने मशीन खरीदी, उस पर हर साल 10% डेप्रिशिएट होता है, मतलब 10% से उसकी वैल्यू कम होती है। तो 2 लाख का 10% कम हुआ 2020 है, रिमेनिंग रह गया 180। जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब स्ट्रेट लाइन में सेकेंड ईयर में सेम 20 लेंगे, स्ट्रेट है ना, चेंज नहीं करना। अब उसमें देखो जो 180 बचा था उसका 10% ले लिया 18,000। तो 2 मेथड है, SLM WDV। अब वो कहता है कि दोनों में से कोई भी मेथड ले लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम इस मेथड को चेंज मत करना। तो पहले मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में, ये जो हिंट्स है एरो डाल के, इसी के बेस पर तुम थ्योरी लिख लो। कोई भी अब बुक रीड करनी पड़ेगी, सिस्टम तो मैंने बता दिया। अब ये तो है नहीं कि तुम्हें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, 2-3 मार्क्स का 1 पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के लिए सफिशिएंट थ्योरी है जो मैंने हिंट लिखी हुई है। बुक में जो इतनी लंबी लंबी स्टोरीज है, उस स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, अब मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंटली अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड
ठीक है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सिलेक्टेड, एक बार जो सिलेक्ट होगी अडॉप्ट होगी, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। तो इससे कहता है बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंपैरिजन रहेगा और पर्सनल बायस नहीं रहेंगे। और ये यूज़फुल तब होता है जब कई अकाउंट में जहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड हो, जैसे स्ट्रेट लाइन और SLM, तो एक और जब तुमने मेथड ले लिया उस मेथड को दोबारा चेंज नहीं करना, तो मस्त हो गया। कंसिस्टेंसी भी ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का बेस वही है जो मैंने अपने तुम्हें बताया था, जो तुम्हारी मदर जो खाना बनाती है, मेथड चेंज नहीं करना बस। एक्रूवल अजम्पशन। अब बच्चा देखो, पिछली ना एक वीडियो में मैंने एक चैप्टर कराया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने 2 मेथड बताया, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। तो बेटा ये वही एक्रूवल बेसिस। तो देखो एक्रूवल बेसिस में क्या मैंने बताया था, देखो पहले ना नीचे एक्रूवल बेसिस में देखो एक एग्जाम्पल, देखो सामने नीचे ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है। कैश सेल, ठीक है, जो गुड्स का काम करते हैं उसके लिए कैश सेल लगा। जैसे मैं ट्यूशन कोचिंग सेंटर है, तो मैं बेटा सर्विसेज देता हूँ, मुझे जो फीस मिलते हैं दैट इज़ रेवेन्यू रिसीव। 6 लाख की फ़ीस मुझे मिल गई। अब क्रेडिट सेल 4 लाख की क्रेडिट सेल है, मैंने सर्विसेज दे दी, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट है, इस साल मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करा दी, लेकिन अभी मुझे पैसा नहीं मिला 4 लाख का। तो जो जब अकाउंट्स में हम इनकम जो टोटल रेवेन्यू टोटल सेल रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख करेंगे, तो कोई पूछता तुम्हारी कितनी सेल है, हम बेटा 6 लाख नहीं बोलेंगे, 6 आया 4 आना तो है ना 10 लाख। तो अब छोटी सी बात समझाता हूँ, जिस ईयर में तुम गुड्स को सोल्ड करते हो, सुनना बेटा, जिस ईयर में गुड्स को सोल्ड करते हो उसी ईयर का वो रेवेन्यू होगा। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020। अब मार्च 2020 में मैंने गुड्स सोल्ड किया, लेकिन वो कहते हैं जी पैसा मैं आपको अप्रैल में दूंगा। तो बेटा जो इनकम है ना, जो रेवेन्यू, वो मार्च का ही माना जाएगा। जैसे ही हम उसको गुड्स को सोल्ड करते हैं ना, वो उसी साल का रेवेन्यू बन जाता है। अब मेरा सर्विस सेक्टर है, मार्च में मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, मार्च की फ़ीस मुझे अप्रैल में आएगी, अप्रैल मतलब अगले अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन वो बेटा इसी ईयर की इनकम मानी जाएगी। तो जैसे ही हम गुड्स को डिलीवर करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी वक्त वो रेवेन्यू बन जाता है। तो नीचे देखो, कैश सेल और रेवेन्यू रिसीव 6 लाख। अब जो गुड्स का काम करते हो उसके लिए ध्यान से देखना, सामने न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है, सुनते जाते हो साथ ये भी देखा करो। क्रेडिट सेल या रेवेन्यू एक्रूड, मतलब मैंने सर्विसेज दे दे लेकिन भी पैसा मिले 4 लाख, तो मेरा टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू 10 लाख माना जाएगा। उसमें से मैंने एक्सपेंसेस 3 लाख के पे कर दिए और 1 लाख के अभी मैंने मार्च में कहा कि बाद में दूंगा, हो गया आउटस्टैंडिंग, वो भी इस साल के इनकम है 4 लाख। तो 10 लाख के मेरे रेवेन्यू, 4 लाख के एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट या इनकम मेरी 6 लाख होगी। नीचे मैंने बड़े अच्छे से एक बात क्लियर करी है, ये बच्चों को ना पेड और इनकर्ड में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। देखो मैंने बड़े अच्छे से एक फ्लो चार्ट में समझाया। टोटल जैसे हमारी सेल थी, टोटल एक्सपेंस थे 6 लाख, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, टोटल एक्सपेंस 4 लाख थे, जिसमें से 3 लाख पेड थे और 1 लाख अभी पे करने थे आउटस्टैंडिंग। तो देखो जो टोटल होता है उसको इनकर्ड या अकर्ड कहते हैं। देख लो ध्यान से पढ़ना, एक्सपेंसेस इनकर्ड या अकर्ड, अकर हो गए, तो 4 लाख के अकर हो गए, मतलब देने हैं, ठीक है। अब हमने मकान में रह गया, हमें 4 लाख रेंट देने, जिसमें से 3 लाख पे कर दिया और आउटस्टैंडिंग हो गया। तो पेड और आउटस्टैंडिंग के टोटल को हम इनकर्ड कहते हैं। तो बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो रिकॉर्ड है इसी साल के हमारे 4 लाख माने जाएंगे। इसी तरह से अब मैंने टोटल ट्यूशन फीस 10 लाख लेनी थी, अकर्ड या अर्नड होगी हमारे 10 लाख, 10 में से 6 रिसीव्ड होगी, या कैश सेल के जो गुड्स बेचते हैं उसके लिए कैश सेल 6 लाख होगी और क्रेडिट सेल होगी 4 लाख और मेरे लिए होगी एक्रूड 4 लाख। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें, तुम ना इनकर्ड और अर्न में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, एक्सपेंसिस को इनकर्ड कौन सा होता है, पेड कौन सा होता है। बेटा इनकर्ड का मतलब टोटल होता है और उसमें से जो दे दिया वो पेड होता है। और इसी तरह से रेवेन्यू का अर्न मतलब होता है टोटल रेवेन्यू जो हमें मिलना है और उसमें से जो मिल गया वो रिसीव है। तो देखो अर्न और रिसीव, इनकर्ड और पेड, इतनी कन्फ्यूजन रहती है ना अकाउंट्स के बच्चों को। और ये जो कर चुके हैं 11 उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो आई है। अब मैं वापस आ रहा हूँ एक्रूड। पहले तो मैंने एक बेसिक समझा दिया, ठीक है। तो ऊपर देखो एक्रूड इंसेप्शन के मैंने सबसे पहले ब्रैकेट में क्या मेंशन करा है,
रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ देयर अकरेंस। जब अकर होता है, अकरेंस हो जाता है, जब अकर होता है, ठीक है, उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया और आगे मैंने अलग अलग मेंशन करा है, रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड। देखो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन सेल्स आर मेड। मैंने मार्च में भाई साहब 10 लाख का माल गुड्स बेच चुका हूँ मार्च तक, लेकिन 10 लाख में से भी 6 लाख मिला है, लेकिन हम 10 लाख ही लेंगे। या मैं सर्विसेज प्रोवाइड करा चुका हूँ, ट्यूशन करा चुका हूँ, बच्चों को 10 लाख लेना, 6 लाख मिला, लेकिन मैं 10 लाख लूँगा। तो यानी कि रेवेन्यू कब जनरेट होता है, सेल्स आर मेड या सर्विसेज आर रेंडर्ड। रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, जितने अमाउंट की तुमने सर्विसेज प्रोवाइड करा दी तो उसी वक्त उसका रेवेन्यू माना जाता है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। जैसे एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, नीचे मैंने लिख दिया इनकर्ड का मतलब है, तुम्हें इनकर्ड की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो मतलब ये कह सकते हैं एज पर द एक्रूअल एजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड ऑफ देयर अकरेंस। जैसे वो अकर होता है तभी उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, रैदर देन हमें रिसीव्ड और पेड से कोई मतलब नहीं होता। तो ठीक है, तो ये बेटा अब हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पार्ट है। तो इसमें 3 ही चीज़ें हैं। तो अगली वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, आराम से वीडियो सुनना, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, बाय।